आपको बता दें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। आपको बता दें दोनों ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है ताकि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन लोगों से कोरोना जांच कराने की भी बात कही है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें डिप्टी सीएम ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, साथ ही जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनसे कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को दी है, साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनसे कोरोना टेस्ट कराने की बात कही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं। आसिफ बेग, डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी जो है कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्होंने होम आइसोलेशन किया है और इलाज के लिए जो है उन्होंने सलाह भी डॉक्टरों से मांगी है। और डिप्टी सीएम ने ट्विटर के जरिए लोगों से अपील की है कि जो लोग उनके संपर्क में आए वो भी जांच करा लें और गाइडलाइन का जो कोविड गाइडलाइन है उसका अच्छा से पालन करें। और वह भी पालन कर रहे हैं, जिससे जो है कोरोना संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है उससे लोगों को राहत मिल सके। हालांकि बता दूं कि कई लोग जो है कई बड़े चेहरे भी कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई है। उसमें जो है डीआईजी जो श्रीवास्तव हैं उनकी भी मौत हो चुकी है। साथ ही साथ जो है कई पुलिस कप्तान यूपी में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनको लेकर शासन ने जो है उनके स्थान पर दूसरे की तैनाती भी कर दी है। आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो है कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे काफी हाहाकार भी मच गया है और लगातार जो है कोविड का आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है, मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह जो डिप्टी सीएम जो है दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उससे पहले भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और टीम 11 के कई सचिव जो है कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो ऐसे में जो है जिस तरह से जो है काफी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बावजूद भी कोविड मरीजों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही हुई है, यह अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल आसिफ, लगातार कोरोना मरीज उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। पहले सीएम और अब डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तमाम आला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसे में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार बार सरकार से लॉकडाउन लगाने की बात कर रही है और सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि यूपी में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, आपको क्या लगता है कि सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई है उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, आम जनता भी जो है लॉकडाउन के मूड में काफी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से मौत का नंबर जो है लगातार हर रोज बढ़ रहा है और कोरोना को लेकर हाहाकार भी मचा हुआ है। और हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए सीधे तौर पर लॉकडाउन लगाने का जो निर्देश दिया था उसे राज्य सरकार ने जो है चुनौती दी और दलील दिया कि जीविका भी चलानी है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है चिंताजनक और भयावह स्थिति है, इससे निपटने में यूपी सरकार पूरी तरह जो है तैयारी तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी हो रही है और जो इंजेक्शन महत्वपूर्ण इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी के भी मामले लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां राजधानी में तेज हवाओं के साथ आंधी ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां राजधानी में तेज हवाओं के साथ आंधी ने दस्तक दी, लोगों को इसकी वजह से गर्मी से राहत मिली है। वहीं तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई है।
बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से राजधानी के लोगों का हाल बना था, लेकिन अब तेज बारिश की वजह से राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं अगली खबर कानपुर से है, जहां जिला जज को कोरोना संक्रमण हो गया। उसके बाद आपको बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब नारायण अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे तो हालात देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। अस्पताल के हर तरफ कोरोना महामारी को लेकर बद इंतजामी नजर आई, जिसके बाद अस्पताल की लापरवाही पर चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं डीसीपी वेस्ट संजीव त्यागी ने बताया कि जिला जज कोरोना संक्रमित होने पर नारायण हॉस्पिटल गए थे, जहां पर अव्यवस्था को देखकर वो नाराज हो गए। उनके आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसकी जांच करके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा। जनपद कानपुर नगर के जिला जज महोदय कोरोना पीड़ित हैं। सीएमओ कानपुर नगर आज उन्हें नारायणा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए साथ लेकर आए थे। अस्पताल की अवस्थाओं को देखकर दोनों ही अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। सीएमओ की तरफ से थाना पनकी पर एक तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिला जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अस्पतालों में अव्यवस्था है, क्या कुछ जानकारी है? अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो जिला जज थे, जब वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्होंने इसकी जानकारी जो अपने सीएमओ को दी, और जो कानपुर सीएमओ हैं वो वहां पर उनको एडमिट कराने को लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एडमिट करा देता हूं। तो वहां पे जब वो जिला जज और सीएमओ वहां पहुंचे अस्पताल में, एक निजी अस्पताल है कानपुर नगर का, वहां पहुंचे, वहां पे उन्होंने व्यवस्थाएं देखी तो व्यवस्थाएं देख के वो भड़क गए और उन्हें काफी गुस्सा आया। वहां पे अस्पताल जो प्रशासन था उसने लेने से मना कर दिया कि मैं आपको रख नहीं पाऊंगा, आपको मेरा अस्पताल सील करवाना है, आप करा दीजिए, आपको जो करना है वो करिए। इस तरीके की बात कहना जिला जज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि डीजे है, डिस्ट्रिक्ट जज है, साथ में सीएमओ भी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी है। जब एक डीजे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात नहीं सुनता है, अस्पताल प्रशासन नहीं सुन रहा है, इस ऐसे में जो आम जनता है उसके लिए फिर अस्पताल प्रशासन क्या करेगा? आम जनता तो बिल्कुल बेबस है, लाचार है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल हिमांशु, आम लोग काफी परेशान है। क्या कुछ अस्पताल के ऊपर कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से? इस संबंध में जब उनको ये अवगत बताया गया तो जिला जज ने और सीएमओ ने तत्काल पनकी थाने को एक अभियोग पंजीकृत कराया गया कि अस्पताल में ये व्यवस्थाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और अस्पताल में जितनी भी अनियमितताएं पाई गई उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। एसपी पश्चिम ने अभियोग पंजीकृत करवा के और उसकी जांच शुरू करा दी गई अस्पताल के खिलाफ। बिल्कुल, एक तरीके से ये यूपी के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि जब जिला जज को ही लोग अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा तो आम जनता का क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां महानगर के एसजेडी हॉस्पिटल में कुछ घंटों के अंतराल पर 5 मरीजों की मौत की सूचना मिलने से प्रशासन हिल गया। वहीं मृतकों के परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की सूचना मिलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी ने मामले की जांच के लिए सीएमओ डॉक्टर अनूप भास्कर को देर रात एसजेडी हॉस्पिटल भेजा। स्थिति को देखते हुए हॉस्पिटल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि सीएमओ डॉक्टर बीपी सिंह कल्याणी का कहना है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। जिस समय मरीजों की मौत हुई उस समय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध थे। उन्होंने कहा मरीजों की मौत एक साथ न होकर अलग अलग समय पर हुई है। ऑक्सीजन है नहीं इसमें, तो वो है नहीं सिलेंडर गैस का। जब खत्म हो गया आदमी बिल्कुल बेहोश हो रहा है। जल्दी लगा ऑक्सीजन हटाए, उसमें कुछ भी नहीं, घबरा रहा है। ऑक्सीजन खत्म हो गया, बात बताया नहीं, पहले से नहीं बताया, बाद में बताया है। अच्छा, आपके दामाद के साथ जो ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई? हाँ बिल्कुल, वो हो गई। प्रॉब्लम क्या थी? उनको कोविड थी, कोविड पॉजिटिव थी। कोविड पॉजिटिव कब आया था उनको? उनकी कल सुबह आई है रिपोर्ट। एडमिट पहले हुई थी या? पहले हो गई थी 4 दिन पहले, 16 तारीख की रात को।
उसके बाद रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम जो थी उनको सांस लेने की दिक्कत थी, पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बिल्कुल। अब क्या दिक्कत आई है, कैसे डेथ अब इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। खाली मेरी मदद नहीं, यहाँ पर 4-5 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। पहले कुछ अपने तो जान लें, शिकायत क्या है? हम ये तो कह रहे हैं ना कि इसके बारे में कुछ भी आपको हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन की स्थिति क्या मिली है? नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे अभी 40 सिलेंडर रखे हुए। जो परिजन बता रहे हैं वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल सकते अभी ना, अभी हम उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी बात को समझ रहे हैं। तो अभी आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश फिलहाल अभी नहीं है। ये फिर भी आपने जो देखा वो तो बता सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, जो कुछ कह पाएंगे कुछ कहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कमांड सेंटर की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, बिना अस्पताल का नाम लिखे रेफरल लेटर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मरीजों को अस्पताल के आगे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं मरीजों को भर्ती करने के लिए परिजन लगातार अस्पताल प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कमांड सेंटर की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बिना अस्पताल का नाम लिखे रेफरल लेटर दिया जा रहा है। वहीं मरीजों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से आपको बता दें कि मरीजों को भर्ती करने के लिए मरीजों के परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आसिफ बेग जुड़ चुके हैं। आपको आसिफ, मरीजों को बिना नाम के ही रेफरल लेटर दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार जो है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है और लगातार मौत भी चल रही है, जिसको लेकर जो है अभी स्थिति काफी जो है इलाज के नाम पर काफी स्थिति बड़ी भयावह हो चुकी है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर रेफर करते हैं, वहाँ हॉस्पिटल का नाम न लिखकर रेफर लेटर बना देते हैं और जो मरीज है उनके तीमारदार मरीज को लेकर कहीं मेडिकल कॉलेज, कभी KGMU तो कहीं लोहिया अस्पताल में भटकते रहते हैं और कागज दुरुस्त न होने के चलते जो है उन्हें कहीं भी बेड नहीं मिल पा रहा और रास्ते में ही कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। और यह जोखिम जो है लगातार जो है मरीज के तीमारदार उठा रहे हैं। इसको लेकर जो है 25 जो DM रोशन जैकब ने इस मामले को भी गंभीरता से लिया था और उन्होंने जो है साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जो पर्ची सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। CMO जो है पर्ची सिस्टम खत्म करके जो भी मरीज जाता है, कोविड मरीज जाता है, उसके उपचार की तत्काल व्यवस्था कराई जाए। लेकिन जो व्यवस्था है स्वास्थ्य कर्मियों की, प्रशासनिक व्यवस्था, वह काफी लचर दिख रही है, जिस वजह से जो है मरीजों की मौत का आंकड़ा और भी बढ़ गया है। हालांकि इसके पहले भी ऑक्सीजन की कमी और इंजेक्शन की कमी के चलते मरीज लगातार दम भी तोड़ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, एक तरीके से जैसे लोग बीमार हैं उसी तरीके से यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था भी बीमार नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के से है, जहां कोरोना पेशेंट को लेकर अव्यवस्थाओं का हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हरदोई जिले में मात्र 37 मरीजों में ही स्वास्थ्य सेवाएं अभी से ही चरमरा गई हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर की व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल के अंदर की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर मरीजों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अस्पताल में हर तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है और उस कूड़े के ढेर में ही एक व्यक्ति गंदगी में फर्श पर सोया हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल के डॉक्टर और मरीज स्टाफ बार बार बुलाने पर भी मरीज को देखने नहीं आते। वह इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी ने बताया कि सेवाएं प्रदाता कंपनी के लगाए गए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। सफाई कर्मचारियों में भी जान का भय है, जिसके चलते वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। गैलरी में कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था जिसको साफ करा दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे फादर एडमिट थे, दिक्कत कोई नहीं थी। सब पहले से अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग एंट्री करी अंदर, जान पहचान के साथ, डॉक्टर जान पहचान, सीमो जान पहचान। लेकिन आने के बाद कोई रिस्पांस नहीं, सिर्फ गंदगी, लापरवाही और बदतमीजी। एक भी व्यक्ति नीचे से ऊपर तक कोई सुनता नहीं है।
डॉक्टर की डिमांड करिए, पेशेंट मरने के बाद डॉक्टर आता है, वो कैमरे में देखते रहते हैं। अभी मेरा पेशेंट 5 दिन पे खत्म हुआ, 5-4 पे डॉक्टर आ गया, कैसे आ गया? इसलिए कृपा करके इन लोगों को कोरोना वायरस न कहा जाए। सीजन की सिस्टम ये था, हम हर 30 मिनट फोन करते थे, भैया सिलेंडर चालू कर दो, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। फिर आज में 1:30 बजे, भैया सिलेंडर चालू करो। पूरे 24 घंटे यही प्रोसेस चलता था। आज सुबह इनका बताते पाइपलाइन बस्ट को, जिसका मेरे पिताजी की नब्ज एक बार रुकी, पंप करने से दोबारा आ गई। फिर उनको कुछ तेज फीवर आया, मैंने दवा की डिमांड की जो अभी तक नहीं मिली। आखिरी मेरे पापा ने 5:03 पे दम तोड़ दिया। हमारे यहाँ L2 हॉस्पिटल 100 बेडेड रन कर रहा है, जिसमें 37 मरीज अभी तक हैं। कुछ छुट्टी हो गए हैं, कुछ भर्ती हुए हैं, कुछ की मृत्यु भी हो गई है दुखद, लेकिन कुल मिला के इस समय 37 लोग हैं और सबका प्रॉपर समुचित इलाज चल रहा है। सब ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास, कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती हैं, वो 4th क्लास की थी, लेकिन उसको भी हमने मीट आउट करने का प्रयास किया है, रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां यूपी में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें कि लोकमंच की टीम ने नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक किया। इस दौरान रियलिटी चेक में पुलिस मुस्तैद दिखी। आपको बता दें कि बंधुआ कला थाना की पुलिस नाइट कर्फ्यू को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं थाना प्रभारी प्रवीण यादव के नेतृत्व में पुलिस देर रात तक चेकिंग करती रही। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां यूपी में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें कि लोकमंच की टीम ने नाइट कर्फ्यू का रियलिटी चेक किया। आपको बता दें इस रियलिटी चेक में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी। वहीं बंधुआ कला थाना पुलिस पूरी तरीके से कोरोना कर्फ्यू को लेकर मुस्तैद है। थाना प्रभारी प्रवीण यादव के नेतृत्व में पुलिस देर रात तक चेकिंग अभियान चलाती रही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू के मद्देनज़र यूपी पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ हाईवे मार्ग पर, जहां पर बंधुआ कला थाने की पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। दिखाना चाहेंगे कि पुलिस जो है लगातार चेकिंग अभियान में जुटी हुई है। बात यह होगी कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने फरमान जारी किया है कि लॉकडाउन जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसका पालन किया जाए, जिससे यह कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। और इसी क्रम में आज बंधुआ कला थाने की पुलिस पूरी तरह सक्रिय नजर आई। आज इस वक्त की बड़ी खबर फारुखाबाद से है, जहां लेखपाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि लेखपाल ने 4 कमरे के प्राथमिक विद्यालय में ही 4 बूथ बना दिए हैं। वहीं गांव में 2 अन्य विद्यालय होने के बावजूद भी एक ही स्कूल में 4 बूथ बना दिए गए, जिसकी वजह से परेशान प्राचार्य ने जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत पत्र भेजा है। आपको बता दें कि 4 कमरों में लेखपाल आशुतोष पांडे ने 4 बूथ बना दिए हैं। विद्यालय में कम जगह होने के बावजूद भी लेखपाल ने विद्यालय में एक ही विद्यालय में 4 बूथ बना दिए हैं। आपको बता दें कि 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, इस बात का भी ध्यान लेखपाल की तरफ से नहीं दिया गया। आपको बता दें ये पूरा मामला बड़पुर ब्लॉक क्षेत्र के गांव ढिलावल स्थित प्राथमिक स्कूल का है। बड़ी जानकारी आपको फारुखाबाद से दे रहे हैं, जहां लेखपाल की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें लेखपाल ने एक ही स्कूल में 4 बूथ बना दिए हैं, जबकि स्कूल खुद ही 4 कमरे का है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी कन्नौज से है। अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी कन्नौज से दे रहे हैं, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और झमाझम बारिश हुई, साथ ही ओले भी गिरे। हालांकि ओले गिरने की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि इस समय किसानों के खेतों में मक्के उड़द की फसल खड़ी है, लेकिन ओलों की वजह से वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां रेलवे ट्रैक पर बाइक और ट्रक के फंसने से
चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन ने रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें बताया जा रहा है कि मौके पर रेलवे के क्रॉसिंग का गेट बंद होने से बाइक और ट्रक बीच में ही फंस गए और अचानक तेज रफ्तार से ट्रेन आने की वजह से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज प्रातःकाल लगभग 5:15 बजे बरेली और शाहजहांपुर के बीच में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन का नंबर था 5012 डाउन, लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन उल्लासनगर क्रॉसिंग से जब गुजर रही थी तो क्रॉसिंग के पास एक ट्रक, एक डीसीएम और एक मोटरसाइकिल ट्रैक पर खड़ी थी और उससे होकर ट्रेन गुजर गई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोग और एक परिवार का एक व्यक्ति तथा एक अन्य परिवार का एक व्यक्ति, कुल 5 व्यक्ति की डेथ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी मृतक व्यक्तियों के आश्रितों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है आर्थिक सहायता की। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की कार्रवाई आज ही इस खबर पर ज्यादा जानकारी कर ली जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, 5 लोगों की मौत हो गई है, रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक और बाइक को ट्रेन ने रौंद दिया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। ये ट्रेन जो थी सुबह 4 बजे चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो रेलवे क्रॉसिंग से निकलने वाली थी। 4 मिनट पहले लगभग जो है फोन आया था गेटमैन के पास। गेटमैन ने गेट बंद करना चाहा, लेकिन वहाँ जाम की स्थिति में गेट जो है तो बंद हो गया, लेकिन वो जो ट्रक और मोटरसाइकिल थी वो रेलवे ट्रक पे फंस गई, जिससे जो है ट्रेन के चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। मनोज जी, क्या रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है लोगों को इस घटना के बारे में, अपने परिजनों के बारे में पता करने के लिए? पूरा प्रशासन मौके पर ही मुस्तैद नजर आ रहा है। जिलाधिकारी महोदय भी मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंच चुके हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो घायल व्यक्ति हैं उनको भी निकालने का काम जारी है। बाकी रेलवे ट्रक जो है वो खाली किया जा रहा है। जी मनोज, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए कोई ऐलान मुआवजे का किया गया है? जी, मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का परिजनों को जो है वो राहत देने का ऐलान किया गया है, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां सीमेंट से लदे ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। आपको बता दें, ओवरटेक कर रहे ट्रक ने दोनों युवकों को स्कूटी सहित रौंद दिया। इस घटना में स्कूटी सवार दोनों युवक मौके पर ही जान गंवा बैठे। आपको बता दें कि अलीगढ़ से अपने घर अतरौली वापस लौट रहे थे दोनों युवक। बड़ी जानकारी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, थाना हरदुआगंज क्षेत्र के सफेदपुरा की घटना बताई जा रही है। सबकी बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से दे रहे हैं, जहां सीमेंट से लदे ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंद दिया। आपको बता दें कि ओवरटेक कर रहे ट्रक ने दोनों दोस्तों को स्कूटी सहित रौंद दिया। स्कूटी सवार दोनों दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि अलीगढ़ से अपने घर अतरौली वापस लौट रहे थे ये युवक, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला थाना हरदुआगंज क्षेत्र के सफेदपुरा गांव की है। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से है, जहां शाहजहांपुर रेल हादसे के बाद डाउन ट्रैक पूरी तरह प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि डाउन ट्रैक से होकर गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेन प्रभावित हुई हैं। वहीं रेलवे प्रशासन ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जबकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह ट्रेन की चपेट में ट्रक और बाइक सवार आ गए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता
हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ चुके हैं। पुलकित, शाहजहांपुर रेलवे हादसे के बाद डाउन ट्रैक पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह 5:20 पर चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही 05012 जो है बरेली और शाहजहांपुर के पास बिल्कुल मिरानपुर कटरा के मध्य जो है ट्रक से टकरा गई थी, जिसके बाद जो है डाउन ट्रैक पूरी तरीके से बाधित हो गया है और इस हादसे में 10 ट्रेनें अब तक प्रभावित हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब ट्रैक भी इसमें बाधित है। हादसे की सूचना मिलते ही रेल अधिकारी जो है राहत बचाव के कार्य में जुट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 20 घरों में आग लगने की वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ। इस आग में लोगों के साइकिल, मोटरसाइकिल, गेहूं, कपड़ों समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं इस आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस आग से हुए नुकसान की लोगों की मदद करने के लिए तहसीलदार ने राशद कोटेदार से पीड़ितों की सरकारी सहायता देने की जिम्मेदारी दी है। लगभग मान ले वैसे 10 घर जरी गए, 10-12 घर को। हाँ, अब सबके घर में कम से कम 100 से नीचे ना जाए नहीं है, 100 बोरिंग से नीचे। हाँ। तो पूरे गांव में लगभग जितने घरों में आग लगी है सारे घर जल गए हैं। उन सब घर में जो सामान रखा था वो सब जल के राख हो गया। जल गया, कुछ नहीं बचो। मैं खाना खा रहे थे, अचानक आग लग गई मेरे पड़ोसी वाले घर से और मेरे पूरे परिवार में 12-14 बकरी है और कुछ नहीं बचा है। 4 डल्लब पजरे, 2-4 भैंस मरी और कोई खाना तक नहीं, कोई कपड़ा तक नहीं बचा है। भूसा नाच गल्ला सब घर आ चुका था और सभी लोगों को नाम नोट कर लिया गया, सबके अकाउंट नंबर ले दिए गए। सबको नियमानुसार कल ही सबको सहायता है। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां विकास नगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर के लोग पेयजल की किल्लत से झेल रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरा गांव 1.5 महीने से पानी की किल्लत झेल रहा है। कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी गई, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने पेयजल विभाग और जल संस्थान के मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। पानी का बहुत गंभीर कठिनाई हो गई यहाँ के जनता को। यहाँ पे 20-25 फैमिली है और हमने इनको जय साहब को बताया, रावत जी को, कि ऐसे ऐसे मुद्दा है, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, जो मैं लड़के को भेजता हूँ लाइन चेक कर लेगा, आपका घर कहाँ पर है। मैंने बताया शाहपुर कल्याणपुर। वो आया लड़का, उनका कहना है कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, जय साहब से बात करो। फिर बताया कि अषाढ़ सिंह जा रहे हैं, फिर आप देख लेना, अषाढ़ सिंह गए हैं, ये कर देंगे समाधान। अषाढ़ सिंह को बोले तो अषाढ़ सिंह कह रहे कि जी हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब लाइन में पानी नहीं तो मैं कहाँ से दूँ। अषाढ़ सिंह बोल रहे हैं फिर कि जय साहब से बात करो, नहीं तो ये त्यागी जी से बात करो। त्यागी जी से बात किए तो बोल रहे कि नहीं, अब तो ठेकेदार के टेंडर में चला गया है सारा विभाग, अब ठेकेदार से बात करो। लिखित में भी कंप्लेन कर रखा है, उनको दर्ज करवा रखा है, फिर भी उसका कोई कार्रवाई। अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के बाद अब इंदौर के शेल्बी अस्पताल में भी इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने फार्मेसी कर्मचारी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कर्मचारी पर अस्पताल प्रबंधन ने 139 डेफ्रेम इंजेक्शन चुराने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में 4 अन्य कर्मचारी भी संदिग्ध भूमिका में हैं। आपको बता दें कि आरोपी ने अप्रैल की शुरुआत में ही 800 का इंजेक्शन 1200 रुपये में बेच दिया था। जब हॉस्पिटल प्रबंधन को इस मामले की जानकारी हुई तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं जानकारी के मुताबिक डेफ्रेम इंजेक्शन वही काम करता है जो रेड में शिविर करता है, दोनों के ड्रग्स सेम ही है। वहीं इस मामले में तुकोगंज थाना टीआई कमलेश शर्मा ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र शैलीवाल के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच की कार्रवाई कर रही है। शेल्बी हॉस्पिटल से 135 इंजेक्शन है, डेस्मावर जिसमें कंटेंट जिसका रेमडेसिविर है, वो चोरी होने की उन्होंने रिपोर्ट की थी इनकी फार्मेसी में से। और भूपेंद्र शैलीवाल नाम का जो लड़का है जो उनकी फार्मेसी बेचता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।